गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर की लास्ट यूनिट के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपके इसी यूनिट से आने वाले हैं। यूनिट का नाम है श्रवण अधिगम। श्रवण अधिगम, दैनिक जीवन और अधिगम के लिए श्रवण। दैनिक जीवन और अधिगम में श्रवण की भूमिका केवल आवाज सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और बौद्धिक विकास का आधार है। विशेष शिक्षा में इसे श्रवण का अर्थपूर्ण उपयोग कहा जाता है। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में श्रवण का महत्व। दैनिक जीवन में श्रवण हमारे लिए एक 360 डिग्री सेंसर की तरह काम करता है। सुरक्षा और चेतावनी, हम अपनी आंखों से केवल सामने देख सकते हैं, लेकिन कान हमें चारों दिशाओं के खतरों के प्रति सचेत करता है, जैसे पीछे से आते वाहन का हॉर्न, आग का अलार्म या किसी के चलने की आहट। सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, मानवीय संबंध बातचीत पर टिके होते हैं। समूह में चर्चा करना, चुटकुले समझना, भावनाओं के उतार चढ़ाव को पहचानना, यह सब श्रवण के माध्यम से ही संभव है। अप्रत्यक्ष सीखना, इंसिडेंटल लर्निंग, हम बहुत सी जानकारी बिना प्रयास के केवल दूसरों की बातें सुनकर प्राप्त कर लेते हैं। श्रवण बाधित बच्चों में इसी इंसिडेंटल लर्निंग की कमी हो जाती है। मनोरंजन और मानसिक स्वास्थ्य, संगीत सुनना, पक्षियों की चहचहाहट या प्रकृति की धुनियाँ हमारे मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती है। अधिगम के लिए श्रवण की भूमिका, शिक्षा के क्षेत्र में श्रवण इनपुट का सबसे बड़ा स्रोत है। अधिगम प्रक्रिया में इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। भाषा और शब्दावली का विकास, एक बच्चा लगभग 90% भाषा सुनकर सीखता है। श्रवण के माध्यम से ही वह शब्दों का सही उच्चारण और व्याकरण सीखता है। साक्षरता कौशल, पढ़ना और लिखना सीखने के लिए ध्वन्यात्मक जागरूकता जरूरी है। जब बच्चा अक्षरों की ध्वनि जैसे का या के की आवाज को सुन पाता है, तभी वह उन्हें लिख या पढ़ पाता है। एकाग्रता और ध्यान, कक्षा में शिक्षक के निर्देशों को सुनकर समझना और उन पर ध्यान केंद्रित करना अधिगम का आधार है। स्मृति क्या होती है? सुनी हुई जानकारी को याद रखना और उसे दोहराना, जैसे कविता या सूत्र याद करना, अधिगम की एक मुख्य प्रक्रिया है। श्रवण पदानुक्रम और अधिगम, अधिगम के लिए मस्तिष्क को इन 4 स्तरों से गुजरना पड़ता है। क्या क्या है? ध्वनि पहचान, डिटेक्शन, बच्चा यह समझता है कि शिक्षक बोल रहा है। ध्वनि भेद, डिस्क्रिमिनेशन, बच्चा बा और पा जैसी ध्वनियों में अंतर कर पाता है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, सुनी हुई आवाज को वस्तु या विचार से जोड़ना, जैसे सेब शब्द सुनकर फल की तस्वीर आना। बोध, कंप्रिहेंशन, पूरी कहानी या जटिल गणितीय समस्या को सुनकर हल करना। श्रवण बाधित बच्चों के लिए अधिगम की चुनौतियां, यदि श्रवण बाधित है तो अधिगम में निम्नलिखित बाधाएं आती हैं। लिसनिंग फैटिग्यू, सुनने के लिए अत्यधिक ऊर्जा लगाने के कारण बच्चा जल्दी थक जाता है और पढ़ाई से मन हट जाता है। कक्षा का शोर, पंखे या बाहर की आवाज के कारण शिक्षक की मुख्य आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पाती है। अमूर्त अवधारणाएं, जो चीजें दिखाई नहीं देती, जैसे समय, ईमानदारी, उन्हें केवल सुनकर समझना कठिन हो जाता है। अधिगम को सुगम बनाने के उपाय, विशेष शिक्षक दैनिक जीवन और पढ़ाई को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित तकनीकें अपनाते हैं। दृश्य सहायक सामग्री, जो सुनाया जा रहा है उसे चित्रों या वीडियो के माध्यम से दिखाना। बैठने की व्यवस्था, बच्चे को शिक्षक के पास और ऐसी जगह बिठाना जहां से वह चेहरा स्पष्ट देख सके।
ध्वनि अनुकूलन, कक्षा में पर्दे और कालीन लगाना ताकि आवाज गूंजे नहीं। एफएम सिस्टम, शिक्षक की आवाज को सीधे बच्चे के कान तक पहुंचाना। इसका निष्कर्ष क्या होगा? श्रवण केवल एक इंद्रिय नहीं बल्कि यह मस्तिष्क का द्वार है। दैनिक जीवन में यह हमें सुरक्षित और सामाजिक रखता है, जबकि अधिगम में यह हमारे ज्ञान के भंडार को बढ़ाता है। इसलिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण है ताकि उनका अधिगम का यह द्वार कभी भी बंद ना हो। एक समावेशी कक्षा में जहां श्रवण बाधित बच्चा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ता है, वहां शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की होती है। एक सामान्य शिक्षक बिना किसी महंगे उपकरण के भी कुछ छोटे बदलावों से बच्चे के अधिगम को कई गुना बेहतर बना सकता है। यहाँ उन बदलावों और रणनीतियों का विवरण नीचे दिया गया है। आइए देखते हैं। कक्षा की भौतिक व्यवस्था। वरीयता बैठने की व्यवस्था। बच्चे को पहली या दूसरी पंक्ति में शिक्षक के बिल्कुल सामने बिठाएं। यह सुनिश्चित करें कि बच्चा शिक्षक का चेहरा और होठ स्पष्ट देख सके। प्रकाश की व्यवस्था। प्रकाश शिक्षक के चेहरे पर होना चाहिए, ना कि बच्चों की आंखों पर। शिक्षक को खिड़की के सामने पीठ करके नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे उनका चेहरा अंधेरे में दिखेगा। शोर नियंत्रण। कक्षा के शोर को कम करने के लिए कुर्सी के पैरों में टेनिस बॉल या रबर पैड लगाएं, और यदि संभव हो तो खिड़कियों पर भारी पर्दे लगाएं ताकि आवाज गूंज कम हो। शिक्षक तकनीक में बदलाव। चेहरा सामने रखें। बोर्ड पर लिखते समय बात ना करें। पहले लिखें, फिर मुड़कर बच्चों की ओर देखकर समझाएं। दृश्य सहायता का अधिक उपयोग। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसे बोर्ड पर लिखें या चित्रों, मानचित्रों और वीडियो सब टाइटल के साथ के माध्यम से दिखाएं। स्पष्ट वाणी, क्लियर स्पीच। चिल्लाए नहीं, बल्कि सामान्य गति से स्पष्ट बोले। बहुत तेज या बहुत धीरे बोलना बच्चे को भ्रमित कर सकता है। मुख्य शब्दों को दोहराना। पाठ के कठिन या नए शब्दों को बोर्ड पर लिखें और उन्हें बार बार दोहराएं। संचार के तरीके। ध्यान आकर्षण। बोलना शुरू करने से पहले बच्चे का ध्यान आकर्षित करें। आप उसका नाम ले सकते हैं, डेस्क को धीरे से थपथपा सकते हैं या लाइट जला बुझा सकते हैं। सहपाठी मित्र। बच्चे के पास एक समझदार सहपाठी को बिठाएं जो निर्देश छूट जाने पर उसकी मदद कर सके, जैसे पेज नंबर बताना या होमवर्क नोट करवाना। जांच करें। केवल क्या तुम समझ गए पूछने के बजाय बच्चे से कहें, मैंने अभी क्या कहा, उसे अपने शब्दों में बताओ। इससे उसकी समझ का वास्तविक पता चलता है। समावेशी कक्षा के लिए चेकलिस्ट। आइए देखते हैं क्या टेबल है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। बोलते समय चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करें। मुंह पर हाथ रखकर या च्युइंगम चबाते हुए ना बोलें। महत्वपूर्ण निर्देशों को लिख कर दें। कक्षा में घूमते हुए लगातार ना बोलें। नई जानकारी को पिछली जानकारी से जोड़ें। बच्चे की उपेक्षा ना करें या उसे विशेष मानकर अलग ना बैठाएं। सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेश क्या कहता है? एक शिक्षक के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि अन्य बच्चों को भी श्रवण बाधिता के बारे में जागरूक करें। उन्हें सिखाएं कि अपने मित्र से बात करते समय उसके सामने खड़े हों। उसे चिढ़ाएं नहीं, बल्कि समूह गतिविधियों में शामिल करें। सांकेतिक भाषा के कुछ छोटे शब्द जैसे नमस्ते, धन्यवाद पूरी कक्षा को सिखाएं ताकि संवाद बढ़े।
समावेशी शिक्षा का अर्थ केवल बच्चे को कक्षा में बिठाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वह सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। आपके द्वारा किए गए ये छोटे छोटे बदलाव बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। श्रवण प्रशिक्षण और अधिगम के लिए पूर्व प्रेक्षाएं एवं श्रव्य जानकारी। विशेष शिक्षा में श्रवण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे के बची हुई सुनने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है। लेकिन इस प्रशिक्षण और अधिगम के सफल होने के लिए कुछ पूर्व प्रेक्षाएं और श्रव्य जानकारी के प्रकारों को समझना अनिवार्य है। इसे हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। श्रवण और अधिगम के लिए पूर्व प्रेक्षाएं। श्रवण प्रशिक्षण शुरू करने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, अन्यथा प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। सटीक श्रवण आकलन। एक्यूरेट असेसमेंट क्या होता है? बच्चे की सुनने की कमी का सही स्तर पता होना चाहिए ताकि लक्ष्य तय किया जा सके। उपयुक्त श्रवण यंत्र। बच्चा डिजिटल हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट पहने हुए हो और वह यंत्र उसकी जरूरत के अनुसार प्रोग्राम किया गया हो। शांत वातावरण। शुरुआती अधिगम के लिए कमरा शांत होना चाहिए, कम गूंज और कम शोर वाला होना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता। बच्चे में कुछ समय के लिए किसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। माता पिता की भागीदारी। चूंकि श्रवण एक 24 घंटे की प्रक्रिया है, इसलिए परिवार का सहयोग सबसे बड़ी पूर्व प्रेक्षा है। श्रव्य जानकारी स्तर और प्रकार क्या होता है? अधिगम के दौरान बच्चा ध्वनि को किस क्रम में ग्रहण करता है, इसे श्रवण पदानुक्रम कहा जाता है। इसमें 4 मुख्य स्तर होते हैं। ध्वनि की उपस्थिति, यह सबसे बुनियादी स्तर है। यहाँ बच्चा केवल यह सीखता है कि ध्वनि है या नहीं। जानकारी का प्रकार, जैसे घंटी की आवाज, ताली या किसी का बोलना। अधिगम गतिविधि, आवाज सुनते ही बच्चा ब्लॉक गिराता है। साउंड डिस्क्रिमिनेशन, ध्वनि भेद, यहाँ बच्चा यह समझता है कि दो ध्वनियाँ समान हैं या अलग हैं। जानकारी का प्रकार, तीव्र बनाम मंद ध्वनि, लंबी बनाम छोटी ध्वनि, जैसे आस बनाम आ। अधिगम गतिविधि, बड़े ड्रम की आवाज और छोटी घंटी की आवाज में अंतर करना। तीसरा क्या है? ध्वनि पहचान। इस स्तर पर बच्चा सुनी हुई ध्वनि को किसी विशेष वस्तु, चित्र या शब्द से जोड़ना शुरू करता है। जानकारी का प्रकार, लर्निंग टू लिसन साउंड्स, जैसे गाय के लिए मू मू, कार के लिए ब्रूम ब्रूम। अधिगम गतिविधि, बिल्ली कहाँ है, सुनने पर बिल्ली के खिलौने को उठाना। ध्वनि का बोध, यह उच्चतम स्तर है जहां बच्चा भाषा का अर्थ समझता है और संवाद करता है। जानकारी का प्रकार, निर्देश, कहानियां और सामान्य बातचीत। अधिगम गतिविधि, बिना देखे किसी कहानी के पात्रों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देना। श्रवण प्रशिक्षण के माध्यम से अधिगम क्या होता है? श्रवण प्रशिक्षण केवल सुनना नहीं सिखाता, बल्कि यह अधिगम के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या होती है? बच्चा शब्दों के भीतर की छोटी ध्वनियों को पहचानता है, जो भविष्य में पढ़ने और लिखने का आधार बनती है। शब्दावली निर्माण, निरंतर श्रव्य जानकारी मिलने से बच्चा नए शब्दों का अर्थ और उनका संदर्भ समझता है। आत्मनिगरानी, श्रवण प्रशिक्षण से बच्चा अपनी खुद की आवाज सुनना सीखता है, जिससे उसके उच्चारण में सुधार आता है। महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु है क्या है?
एक तरफ आपका घटक दिया गया है, विवरण है, और अधिगम में किस प्रकार की वो भूमिका निभाता है इसके बारे में। जैसे सिग्नल टू नॉइज, शोर के मुकाबले आवाज जितना बेहतर होगा, एशनार होगा, बच्चा उतना स्पष्ट सीखेगा। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, शोर के मुकाबले आवाज की तीव्रता। ऑडिटरी मेमोरी, ये एक घटक है। विवरण क्या है? सुनी हुई जानकारी को याद रखना, निर्देशों का पालन करने में सहायक होता है। ऑडिटरी क्लोजर क्या होता है? अधूरे शब्दों या वाक्यों को पूरा करना। शोर भरे वातावरण में बातचीत समझने में मदद करता है। श्रवण प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य बच्चे को लिसनर बनाना है। जब पूर्व प्रेक्षाएं, मशीन और वातावरण सही होती हैं और श्रव्य जानकारी सही क्रम में दी जाती है, तब बच्चा स्वाभाविक रूप से भाषा और अकादमिक कौशल सीखने लगता है। ध्यान दीजिएगा, श्रवण प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य, आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रवण प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है। उस परिस्थिति में आपको इसी 2 लाइन को लिखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिंग 6 साउंड टेस्ट क्या होता है? दैनिक श्रवण प्रशिक्षण और अधिगम की सबसे सरल और प्रभावी पूर्व प्रेक्षा है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बच्चा भाषा की पूरी श्रृंखला को सुन पा रहा है या नहीं। आइए देखते हैं इसके बारे में। क्या है लिंग 6 साउंड टेस्ट? डॉक्टर डैनियल लिंग ने ये 6 ऐसी ध्वनियां चुनी जो मानव भाषा की निम्न आवृत्ति से लेकर उच्च आवृत्ति तक का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि बच्चा इन 6 ध्वनियों को सुन सकता है तो वह भाषा की लगभग सभी ध्वनियों को सुनने में सक्षम है। वे 6 ध्वनियां कौन सी हैं? माँ, बहुत निम्न आवृत्ति जैसे गुनगुनाना। यू, उ, निम्न आवृत्ति स्वर है। आ, मध्यम आवृत्ति की है। ई, मध्यम उच्च आवृत्ति की है। शा, उच्च आवृत्ति की है। शा, बहुत उच्च हाई पिच जैसे सांप की फुफकार। टेस्ट करने की विधि क्या है? यह टेस्ट प्रतिदिन सुबह श्रवण यंत्र या कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। दूरी, शुरुआत में बच्चे से 3 फीट की दूरी पर बैठे, फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं। दृश्य संकेतों को रोकना, अपने मुंह को एक आकुस्टिक स्क्रीन, कपड़ा या कार्डबोर्ड से ढकें ताकि बच्चा आपके होठ को ना पढ़ सके। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? प्रत्येक ध्वनि को सामान्य तीव्रता से बोलें। ध्वनियों का क्रम हमेशा बदलें ताकि बच्चा अंदाजा ना लगा सके। बच्चे की प्रतिक्रिया, छोटे बच्चों के लिए आवाज सुनते ही खिलौने गिराना, बड़े बच्चों के लिए आवाज को सुनकर उसे दोहराना। परिणामों की व्याख्या और समस्या निवारण, यह टेस्ट एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। परिणाम और क्या संकेत मिलता है? सभी 6 आवाजें सुन रहा है। मशीन और बच्चा दोनों सीखने के लिए तैयार हैं। एम, उ, आ, अर्थात एम, यू, ए सुन रहा है, लेकिन एस, एस एच नहीं। मशीन की उच्च आवृत्ति में समस्या है या कान में वैक्स जमा है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि बच्चा एम, यू, ए सुन रहा है और एस और एस एच नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि मशीन की हाई फ्रीक्वेंसी में समस्या है या फिर कान में वैक्स का जमाव है। कोई आवाज नहीं सुन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बैटरी खत्म हो सकती है, या फिर मशीन बंद हो सकती है, या फिर कोड खराब हो सकती है। ध्वनियों को आपस में बदल रहा है, जैसे आई को यू समझना। यह संकेत है कि मशीन की प्रोग्रामिंग अर्थात मैपिंग सही से नहीं हुई है।
दैनिक प्रशिक्षण में इसका क्या महत्व है? मशीन की जांच, यह सुबह का सबसे पहला इंजीनियरिंग चेक है। दूरी का आकलन, इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा कक्षा में कितनी दूरी तक स्पष्ट सुन पाएगा। सुनने की दहलीज, यह बच्चे की सुनने की सीमा में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेता है। आगे बात करें विशेष शिक्षक के लिए सुझाव। हमेशा एक शांत कमरे में टेस्ट शुरू करें। यदि बच्चा किसी विशेष ध्वनि जैसे शा को नहीं सुन पा रहा है, तो उस दिन के शिक्षण में सा से शुरू होने वाले शब्दों को समझना बच्चे के लिए कठिन होगा। ऐसी स्थिति में तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। श्रवण प्रशिक्षण के चरण। विशेष शिक्षा में श्रवण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे को उसके सुनने के अवशेषों का उपयोग करके भाषा को समझना सिखाना है। यह प्रक्रिया एक वैज्ञानिक पदानुक्रम का पालन करती है, जैसे अर्गान, जिसे अर्बर्स हायरकी भी कहा जाता है। इसके चार मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। ध्वनि की उपस्थिति, यह श्रवण प्रशिक्षण का सबसे प्राथमिक चरण है। इसमें बच्चा केवल यह पहचानता है कि वातावरण में कोई ध्वनि मौजूद है या नहीं। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चा आवाज के शुरू होने और खत्म होने के प्रति प्रतिक्रिया देता है। गतिविधियां क्या होती हैं? जैसे ही कोई ड्रम या घंटी की आवाज सुनाई दे, बच्चा एक ब्लॉक टोकरी में डाले। संगीत बजने पर नाचना और संगीत रुकने पर स्थिर हो जाना। आवाज आई या आवाज गई की अवधारणा सिखाना। साउंड डिस्क्रिमिनेशन, ध्वनि भेद। इस चरण में बच्चा यह समझना शुरू करता है कि दो ध्वनियां एक जैसी हैं या अलग अलग हैं। उद्देश्य ध्वनियों के बीच भौतिक अंतर, तीव्रता, अवधि और तारत्व को पहचानना। गतिविधियां क्या हैं? लंबी बनाम छोटी ध्वनि, लंबी और छोटी के बीच अंतर करना। तीव्र बनाम मंद, शेर की दहाड़ और चूहे की आवाज में भेद करना। विभिन्न पिच, भारी आवाज जैसे ड्रम की आवाज और तीखी आवाज जैसे सीटी को पहचानना। ध्वनि पहचान, यहाँ बच्चा सुनी हुई आवाज को किसी विशेष वस्तु, चित्र या शब्द के साथ जोड़ना सीखता है। उद्देश्य क्या होता है? सुनी हुई ध्वनि को पहचान कर उसे नाम देना या उसकी ओर इशारा करना। गतिविधियां क्या होगी? लर्निंग टू लिसन, एलटीएल साउंड्स। कार की आवाज ब्रूम ब्रूम सुनकर कार का खिलौना उठाना। नाम पहचानना, कक्षा में अपना नाम पुकारे जाने पर हाथ को उठाना। ध्वनि वस्तु संबंध, जानवरों की आवाज सुनकर उनके चित्रों का मिलान करना। ध्वनि का बोध, यह सबसे उच्चतम और कठिन चरण है, जहाँ बच्चा भाषा का अर्थ समझता है और संवाद करता है। उद्देश्य क्या है? बिना किसी दृश्य संकेत के केवल सुनकर निर्देशों का पालन करना और बातचीत करना। गतिविधियां क्या होगी? निर्देश पालन, अपनी लाल कमीज अलमारी से लाओ जैसे जटिल आदेश को समझना। कहानी सुनाना, एक छोटी कहानी सुनकर उसके पात्रों या घटनाओं के बारे में सवालों के जवाब देना। संवाद, सामान्य बातचीत में भाग लेना और पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देना। एक टेबल है, आइए देखते हैं क्या है। श्रवण प्रशिक्षण के चरणों का सारांश। चरण है जो भी आपने ऊपर पढ़ा है उसी का है। बच्चे का कार्य और उदाहरण। डिटेक्शन, ये प्रतिक्रिया देना होता है बच्चे का कार्य। उदाहरण क्या होगा? आवाज आई या आवाज गई। डिस्क्रिमिनेशन, भेद का होता है, अंतर करना, यह आवाज उस आवाज से अलग है। आइडेंटिफिकेशन, लेबल करना, पहचानना, ये गाय की आवाज है। कंप्रीहेंशन, अर्थ को समझना, गाय घास खा रही है अर्थात पूरी बात को। विशेष शिक्षा में
श्रवण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे को उसके सुनने के अवशेषों का उपयोग करके भाषा को समझना। यह प्रक्रिया एक वैज्ञानिक पदानुक्रम है। कुछ चीजें रिपीट हुई हैं, हम आगे देखते हैं। ये स्लाइड रिपीट हुई है। विशेष शिक्षक के लिए सुझाव। सरल से कठिन की ओर हमेशा डिटेक्शन से शुरू करें, और जब बच्चा एक स्तर पर 80 से 90% सफल हो जाए तभी अगले स्तर पर बढ़े। दृश्य संकेतों को कम करना। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़े, हैंड क्यू, मुंह ढकना का उपयोग करें ताकि वह केवल कानों पर निर्भर ना रहे। दैनिक जीवन से जोड़ना। प्रशिक्षण केवल कमरे तक सीमित ना रहे, बल्कि रसोई, पार्क और बाजार की ध्वनियों का भी अभ्यास कराएं। श्रवण प्रशिक्षण के दौरान ऑडिटरी मेमोरी ऑडिटरी मेमोरी और ऑडिटरी क्लोजर को विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्षमताएं बच्चे को जटिल वाक्य समझने और शोर शराबे वाले वातावरण में बातचीत करने में मदद करती हैं। यहाँ इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए कुछ विशिष्ट खेल और गतिविधियां दी गई हैं। आइए देखते हैं। ऑडिटरी मेमोरी के लिए खेल। इसका अर्थ है सुनी हुई जानकारी को याद रखना, उसे दिमाग में स्टोर करना और सही समय पर दोहराना। मैं बाजार गया। आई वेंट टू द मार्केट। कैसे खेलें? शिक्षक कहता है, मैं बाजार गया और मैंने एक सेब खरीदा। बच्चा दोहराता है और एक नई चीज जोड़ता है। मैं बाजार गया और मैंने एक सेब और एक केला खरीदा। फायदा, यह बच्चे की सुनने की क्रमबद्ध स्मृति अर्थात सीक्वेंशियल मेमोरी को बढ़ाता है। मैजिक बॉक्स, जादुई डिब्बा क्या होता है, कैसे खेलें? शिक्षक बच्चे को 3 या 4 वस्तुओं के नाम एक साथ बोलता है, जैसे गेंद, चाबी, पेन और घड़ी लाओ। बच्चे को बिना दोबारा पूछे वे सभी चीजें लानी होती हैं। तालियों का खेल। कैसे खेलें? शिक्षक एक लय में ताली बजाता है, जैसे 2 बार तेज, 1 बार धीरे। बच्चे को वही पैटर्न बिल्कुल वैसा ही दोहराना होता है। कहानी का पुनर्निर्माण। कैसे खेलें? एक छोटी कहानी सुनाएं और बच्चे से उसे अपने शब्दों में सुनाने या घटनाओं को सही क्रम में बताने के लिए कहें। ऑडिटरी क्लोजर के लिए क्या खेल है? इसका अर्थ है अधूरी श्रव्य जानकारी को दिमाग से पूरा करना। यह क्षमता तब काम आती है जब बच्चा शोर के कारण किसी शब्द का एक हिस्सा नहीं सुन पाता, लेकिन दिमाग से उसे पूरा कर लेता है। शब्द पूरा करो। कैसे खेलें? शिक्षक एक परिचित शब्द का आधा हिस्सा बोलता है और बच्चा उसे पूरा करता है। उदाहरण क्या है? शिक्षक कपो, बच्चा शाह। कपोश या कपड़ा। शिक्षक शाह, बच्चा इंकिल। वाक्य पूरा करो। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है, कैसे खेलें? शिक्षक एक प्रसिद्ध कविता या रोजमर्रा का वाक्य अधूरा छोड़ देता है, जैसे मछली जल की डैश डैश। बच्चा क्या कहता है? रानी है। या ब्रश करके बच्चा नहाना चाहिए। शोर के बीच पहचान, स्पीच इन नॉइज। कैसे खेलें? हल्का संगीत या पंखे का शोर चलाएं और बच्चे को कुछ निर्देश दें। बच्चे को शोर को नजरअंदाज करके मुख्य आवाज को समझकर वाक्य पूरा करना होता है। गायब अक्षर ढूंढो, मिसिंग साउंड क्या होता है? शिक्षक जानबूझकर शब्द का एक अक्षर गायब कर देता है, जैसे पपीता की जगह पईता बोलना। बच्चे को बताना होता है कि कौन सा शब्द बोला गया था। इन खेलों का विशेष शिक्षा में क्या महत्व है? सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटरी मेमोरी की।
शैक्षणिक लाभ इसका क्या होता है? लंबे निर्देशों और डिटेक्शन लिखने में मदद मिलती है। व्यवहारिक लाभ क्या है? फोन नंबर या पता याद रखना। ऑडिटरी क्लोजर, तेजी से पढ़ने और शब्द पहचानने में मदद मिलती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बातचीत को समझना। विशेष शिक्षक के लिए क्या सुझाव है? स्तर बढ़ाएं। शुरुआत में 1 से 2 शब्दों की मेमोरी से शुरू करें और धीरे धीरे इसे 4 से 5 शब्दों तक ले जाएं। दृश्य सहायता हटाना। इन खेलों के दौरान हैंड क्यू का उपयोग करें ताकि बच्चा लिप रीडिंग ना कर सके। उत्साह बढ़ाएं। जब बच्चा सही प्रतिक्रिया दे तो उसे सोशल रिवार्ड जैसे शाबाश या हाई फाइव दें। श्रवण मौखिक दृष्टिकोण, सिद्धांत और रणनीतियां क्या है? श्रवण मौखिक दृष्टिकोण, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच क्या होता है? विशेष शिक्षा का एक ऐसा दर्शन और तरीका है जो श्रवण बाधित बच्चों को केवल उनकी सुनने की क्षमता के माध्यम से भाषा सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें सांकेतिक भाषा या लिप रीडिंग का उपयोग नहीं किया जाता। इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों को मुख्य धारा के समाज और स्कूलों में शामिल करना है। श्रवण मौखिक दृष्टिकोण के मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एवी अप्रोच क्या होता है? यह दृष्टिकोण निम्नलिखित 10 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। पहला क्या है? शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप। जन्म के तुरंत बाद श्रवण बाधिता की पहचान करना और उपचार शुरू करना। उन्नत तकनीक का उपयोग, डिजिटल हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से बच्चे को सुनने के योग्य बनाना। सुनने की इंद्रिय का विकास, बच्चे को केवल सुनकर जानकारी को प्रोसेस करने के लिए प्रेरित करने के बजाय विजुअल क्यूज। माता पिता की सक्रिय भागीदारी, माता पिता को मुख्य प्रशिक्षक के रूप में तैयार करना, क्योंकि बच्चा अधिकांश समय घर पर बिताता है। प्राकृतिक वातावरण, भाषा को कृत्रिम ड्रिल के बजाय दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे खाना बनाना, नहाना, खेलना के माध्यम से सिखाना। सांकेतिक भाषा का निषेध, संवाद के लिए संकेतों या चेहरे के हाव भाव पर निर्भरता को कम करना। आत्मनिगरानी, बच्चे को अपनी खुद की आवाज सुनना और उसे सही करना सिखाना। श्रवण पदानुक्रम का पालन, सुनना सीखने के लिए डिटेक्शन से लेकर कॉम्प्रिहेंशन के क्रम का पालन करना। नियमित मूल्यांकन, बच्चे के भाषाई विकास की समय समय पर जांच करना। समावेशी शिक्षा, बच्चे को सामान्य बच्चे के साथ पढ़ने के लिए तैयार करना। श्रवण मौखिक रणनीतियाँ, स्ट्रेटजी क्या होती है? ऑडिटरी वर्बल प्रैक्टिस की एक विशेष शिक्षक या थेरेपिस्ट कक्षा या सत्र के दौरान निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग करता है। पहला क्या है? हैंड क्यू। यह सबसे प्रसिद्ध रणनीति है। 1 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैंड क्यू क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। यह सबसे प्रसिद्ध रणनीति है। बोलते समय थेरेपिस्ट अपने मुंह के सामने हाथ या कोई वस्तु जैसे कार्ड रखता है। उद्देश्य क्या होता है? बच्चा लिप रीडिंग ना कर सके और उसका मस्तिष्क केवल कानों से आने वाली ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करे। एकॉस्टिक हाइलाइटिंग क्या होता है? शब्दों या ध्वनियों को इस तरह बोलना कि वे बच्चे के लिए अधिक स्पष्ट हो जाए। रणनीति क्या होती है? किसी शब्द के उस अक्षर पर जोर देना जिसे बच्चा नहीं सुन पा रहा है, जैसे सात में सा पर जोर देना या धीमी गति से बोलना। ऑडिटरी सैंडविच क्या होता है? यह जानकारी देने का एक त्रिचरणीय तरीका है। पहले सुने, केवल बोलकर निर्देश दें, फिर देखें यदि आवश्यक हो तो। यदि बच्चा ना समझे तो उसे चित्र दिखाए या इशारा करें। अंत में
फिर सुने, अंत में दोबारा केवल बोलकर सुनाए, ताकि अंतिम स्मृति श्रव्य हो, सुनना हो। वेट टाइम, निर्देश देने के बाद बच्चे को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय, लगभग 5 से 10 सेकंड को देना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों को ध्वनि को प्रोसेस करने में अधिक समय लगता है। लर्निंग टू लिसन साउंड्स, हर खिलौने या क्रिया को एक विशेष ध्वनि देना, जैसे गाय के लिए मूमू या सोने के लिए सासा। लाभ और चुनौतियां क्या है? बच्चा सामान्य स्कूलों में पढ़ सकता है। तकनीक क्या होनी चाहिए? तकनीक पर बहुत अधिक निर्भरता होती है। ये चुनौतियां हैं इसकी। सामाजिक कौशल का बेहतर विकास, क्या चुनौतियां हैं? माता पिता का बहुत अधिक समय और प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। स्पष्ट उच्चारण और वाक क्षमता गंभीर अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों के लिए कठिन होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? श्रवण मौखिक दृष्टिकोण का मूल मंत्र है कानों से सुनना और मस्तिष्क से समझना। यह दृष्टिकोण मानता है कि यदि बच्चे को सही समय पर सही तकनीक और प्रशिक्षण मिले, तो वह श्रवण बाधिता के बावजूद एक सामान्य और स्वतंत्र जीवन जी सकता है। विशेष शिक्षा में श्रवण मौखिक दृष्टिकोण और संपूर्ण संप्रेषण दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। जहां एक ओर एवी दृष्टिकोण केवल सुनने पर केंद्रित है, वहीं संपूर्ण संप्रेषण बच्चे को संवाद करने के लिए हर संभव माध्यम का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है। इन दोनों के बीच के प्रमुख अंतरों को नीचे विस्तार से बताया गया है। श्रवण मौखिक दृष्टिकोण, इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चे की श्रवण क्षमता को विकसित करना है, ताकि वह केवल सुनकर और बोलकर मुख्य धारा के समाज में शामिल हो सके। इसमें दृष्टि के बजाय श्रवण को प्राथमिकता दी जाती। संपूर्ण संप्रेषण में क्या होता है? इसका उद्देश्य है किसी भी कीमत पर संचार। इसमें बच्चे को अपनी बात कहने और समझने के लिए सुनने, बोलने, सांकेतिक भाषा, हाव भाव और चित्रों सब का एक साथ उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। तुलनात्मक दृष्टिकोण, मुख्य अंतर क्या होता है? मुख्य इंद्रिय केवल श्रवण होता है। संपूर्ण संप्रेषण में श्रवण प्लस दृष्टि दोनों होती है। सांकेतिक भाषा पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि संपूर्ण संप्रेषण में इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। लिप रीडिंग की बात करें, इसे हतोत्साहित किया जाता है, हैंड क्यू का प्रयोग किया जाता है। इसे संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तकनीक पर निर्भरता, सीआई या हियरिंग एड का होना अनिवार्य होता है। तकनीक सहायक है लेकिन अनिवार्य नहीं होता है। लक्ष्य क्या होता है? सामान्य स्कूल और मौखिक समाज, प्रभावी संचार चाहे वह संकेतों से ही क्यों ना हो। माता पिता की क्या भूमिका होती है? माता पिता प्राथमिक थेरेपिस्ट होते हैं। माता पिता को संकेतों और भाषा दोनों का उपयोग करना होता है। विशेष शिक्षा में श्रवण मौखिक दृष्टिकोण क्या होता है? विशेष शिक्षा में श्रवण मौखिक दृष्टिकोण और संपूर्ण संप्रेषण दो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। जहां एक ओर एवी दृष्टिकोण केवल सुनने पर केंद्रित है, वहीं संपूर्ण संप्रेषण बच्चे को संवाद करने के लिए हर संभव माध्यम का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है। संपूर्ण संप्रेषण की रणनीतियाँ क्या क्या होती हैं? चूंकि हमने एवी की रणनीतियाँ हैंड क्यू, अकाउस्टिंग, हाइलाइटिंग पहले देखी है, यहाँ टीसी की कुछ प्रमुख रणनीतियाँ दी गई हैं, जैसे साथ साथ बोलना और संकेत करना। शिक्षक बोलता भी है और साथ में इंडियन साइन लैंग्वेज या
फिंगर स्पेलिंग का उपयोग भी करता है। दृश्य सहायक सामग्री, कक्षा में हर शब्द के साथ उसका चित्र या लिखित रूप दिखाया जाता है। हाव भाव और शरीर की भाषा, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चेहरे के भावों का व्यापक उपयोग किया जाता है। कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? यह बच्चे की व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है। एवी तब चुने जब बच्चे को बहुत जल्दी कॉक्लियर इम्प्लांट लगा हो, परिवार घर पर समय दे सके और बच्चे के पास अच्छी रेजिडुअल हियरिंग हो। टीसी को कब चुनना है? जब बच्चे को देर से तकनीक मिली हो, उसे सुनने के अलावा अन्य दिव्यांगता जैसे कम दृष्टि या ऑटिज्म हो, या जब बच्चा केवल सुनकर सीखने में बहुत कठिनाई को महसूस कर रहा हो। विशेष शिक्षक के लिए क्या सुझाव है? एक विशेष शिक्षक को फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए। यदि आप देखते हैं कि बच्चा एवी तकनीक से बहुत तनाव में है और उसका भाषा विकास नहीं हो रहा है, तो उसे संप्रेषण के अन्य माध्यम टीसी को प्रदान करना चाहिए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और विकास के लिए बेहतर होता है। जहाँ एवी दृष्टिकोण बच्चे को सुनने वाली दुनिया के लिए तैयार करता है, वहीं संपूर्ण संप्रेषण यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा किसी भी माध्यम से अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त कर सके। श्रवण प्रशिक्षण समूह और व्यक्तिगत के लिए गतिविधियाँ। विशेष शिक्षा में श्रवण प्रशिक्षण को दो प्रकार से आयोजित किया जा सकता है: व्यक्तिगत और समूह। व्यक्तिगत सत्र बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि समूह गतिविधियां सामाजिक कौशल और व्यवहारिक श्रवण को बढ़ावा देती हैं। व्यक्तिगत श्रवण प्रशिक्षण गतिविधियां, ये गतिविधियां थेरेपिस्ट और बच्चे के बीच वन टू वन होती हैं, जहां ध्यान पूरी तरह से बच्चे के सुनने के स्तर पर होता है। ध्वनि स्थानीयकरण कैसे करें? बच्चे की आंखें बंद करें या उसे पीछे मुड़ने को कहें। कमरे के अलग अलग कोनों से कोई आवाज जैसे घंटी या ताली बजाएं। बच्चे को उस दिशा की ओर इशारा करना है जहां से आवाज आई है। उद्देश्य ध्वनि की दिशा को पहचानना होता है। बंद सेट पहचान, क्लोज सेट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? बच्चे के सामने 3 से 4 परिचित वस्तुएं रखें, जैसे सेब, पेन, चम्मच इत्यादि। बच्चे को केवल सुनकर उस वस्तु को उठाना है जिसका नाम आपने लिया है। उद्देश्य सीमित विकल्पों में से सही शब्द को पहचानना। ऑडिटरी ट्रैकिंग क्या होता है? एक छोटी कहानी या कविता को पढ़ें। बच्चे के पास उसकी लिखित प्रति होनी चाहिए। बच्चा आपके पढ़ने के साथ साथ अपनी उंगली शब्दों पर चलाएगा। बीच में रुकने पर उसे बताना होगा कि आप कहाँ पे रुके हैं। उद्देश्य क्या होगा? सुनने और पढ़ने के बीच में समन्वय को बैठाना। श्रवण समूह प्रशिक्षण गतिविधि, ग्रुप एक्टिविटीज क्या होती है? ये गतिविधियां कक्षा में 3 से 5 बच्चों के समूहों में की जाती हैं, जहां पृष्ठभूमि शोर, बैकग्राउंड नॉइज स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, जो बच्चे को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करता है। आवाज पहचानो, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। कैसे करें? एक बच्चा अपनी आंखें बंद करता है, समूह का कोई दूसरा बच्चा उसका नाम पुकारता है या कोई वाक्य बोलता है। आंखें बंद किए हुए बच्चे को यह पहचानना होता है कि कौन सा मित्र बोल रहा है। उद्देश्य अलग अलग व्यक्तियों की आवाज में अंतर को पहचानना। टेलीफोन खेल, बच्चे एक पंक्ति में बैठते हैं। शिक्षक पहले बच्चे के कान में एक शब्द या छोटा वाक्य बोलता है, वह अगले को बताता है और अंत में आखिरी बच्चा उसे जोर से बोलता है। उद्देश्य ध्यान से सुनना और जानकारी को सही ढंग से आगे पहुंचाना। संगीत का खेल, संगीत बजाएं।
जब संगीत तेज हो तो बच्चे को तेज चलना है, और जब संगीत धीमी हो तो उन्हें धीरे चलना है। संगीत रुकने पर सबको स्टैचू अर्थात रुक जाना है। उद्देश्य क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता और उपस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया देना होता है। व्यक्तिगत बनाम समूह प्रशिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन। विशेषता: ध्यान, फोकस। व्यक्तिगत प्रशिक्षण में क्या होता है? बच्चे की विशिष्ट त्रुटियों पर ध्यान होता है। समूह प्रशिक्षण में सामाजिक संवाद और व्यवहार पर होता है। शोर का स्तर: शांत वातावरण मिलता है, स्वाभाविक शोर होता है ग्रुप में। गति: बच्चे को सीखने की गति के अनुसार होता है, जबकि ग्रुप प्रशिक्षण में समूह की औसत गति के अनुसार होता है। मुख्य लाभ: नए कौशल सीखने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है व्यक्तिगत प्रशिक्षण, जबकि ग्रुप प्रशिक्षण सीखे गए कौशल के अभ्यास के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष शिक्षा में श्रवण प्रशिक्षण को दो प्रकार से आयोजित किया गया है। शिक्षक के लिए रणनीति सुझाव: मिश्रित दृष्टिकोण। सप्ताह में 3 दिन व्यक्तिगत और 2 दिन समूह सत्र रखें। समान स्तर के समूह समान गतिविधियां करते समय ध्यान रखें कि बच्चों का सुनने का स्तर लगभग समान हो, ताकि कोई बच्चा पीछे ना छूटे। प्रोत्साहन: समूह गतिविधियों में टर्न टेकिंग, पारी का इंतजार करें, ना सिखाएं, जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 5th यूनिट का जो सिलेबस था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम अगले नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? तब तक यहाँ आप सब लोग तैयारी कीजिएगा, अपनी कंटिन्यू जारी रखिएगा।